फिर आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लिया होता तो बेटर समझ में आता, बट कोई नहीं, फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या पढ़ा था हमने? क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? कोई भी सब्सटेंस को 1 डिग्री राइज करने के लिए कितना हीट लगता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो heat needed to क्या? rise 1 degree. raise the temperature। हाँ raise। rise नहीं होता, raise होता है। raise verb होता है। raise the temperature of क्या? 1 mole of a substance। हमेशा याद रखना। 1 mole 1 mole of a substance by 1 degree Celsius। 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना टेम्परेचर कितने किसी भी सब्सटेंस का रेज करने पे ये उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? जूल पर केल्विन। ठीक है, अब हमने जब देखा था थर्मोडायनेमिक्स में, तो हमने कुछ टर्म्स दिए थे, सीपी और सीवी। क्या थे सीपी और सीवी? ये specific heat at constant pressure और specific heat at constant volume। कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कौन सा ज्यादा होता है या दोनों इक्वल होते हैं? सीपी ज्यादा होता है कि सीवी ज्यादा होता है? भूल गए? जब कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होती है हमारी एनर्जी की इक्वेशन, या जो हम लोग टोटल हीट और वर्क का क्या रिलेशन होता है? सब भूल गए? कुछ याद है श्रद्धा? यस भैया, क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज्यादा होते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा होते हैं स्पेसिफिक हीट? नहीं पता? याद नहीं। अब कुछ पढ़ोगे नहीं तो फिर मैं क्या समझाऊंगा? सब कनेक्टेड होता है फिजिक्स में। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होते हैं? वर्क डन कितना होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क कितना होता है? P delta V। कितना होगा? P डेल्टा V कितना होगा? कुछ नहीं, गोल, सब गोल है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क कितना होगा? P डेल्टा V होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे 0 होगा P डेल्टा V। जब डेल्टा V कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डेल्टा V कितना हुआ? 0। कांस्टेंट वॉल्यूम पे 0। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क 0 हो गया, और कांस्टेंट प्रेशर पे कुछ वर्क होगा P इंटू डेल्टा V, जितना भी वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, तो जब हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, तो सारी की सारी हीट कहाँ जा रही है? Q इज इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U।
या Cp डेल्टा टी Yes. या NCV या delta. एनसीवी डेल्टा टी बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू सीवी इनटू डेल्टा टी। और जब यहाँ पे मैं हीट दूंगा कांस्टेंट प्रेशर के केस में तो क्या होगा, पी डेल्टा वी प्लस एन सीवी डेल्टा टी। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एन सीपी डेल्टा टी। मैं इसको बोल सकता हूँ एन सीपी डेल्टा टी। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि जो मेरा कांस्टेंट प्रेशर के केस, कांस्टेंट वॉल्यूम अगर मैं देखूं, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के केसेस में जितनी एनर्जी जा रही है वो यहाँ पे Q इज इक्वल टू पी डेल्टा वी प्लस एन सी वी डेल्टा टी। और या मैं इसको बोल सकता हूँ एन सी पी डेल्टा टी। यहाँ पे मेरे Q जो है वो एन सी वी डेल्टा टी है। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि सी पी इंटू डेल टी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी प्लस एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के केस में ये Yes. सीपी क्या है, इतनी हीट लग रही है उसका टेम्परेचर रेज करने में, क्योंकि थोड़ा वर्क डन में निकल जा रहा है। तो यहाँ पे सीपी माइनस सीवी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, है ना। अब पी डेल्टा वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीपी माइनस सीवी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ एन आर डेल्टा टी, हाँ लिख सकते हैं। क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो पी NRT, इंटू हाँ। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल मतलब एनआर इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो एनआर इंटू डेल्टा टी, यहाँ से मेरा डेल्टा टी कैंसिल हो गया, यहाँ पे एन था और यहाँ से मेरा एन भी कैंसिल हो गया। क्या निकला, CP minus R is CV equal equal to माइनस R. वी। CP minus CV. Equal to R. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। ठीक है, क्योंकि मेयर ने फाइंड आउट किया था इसलिए हम इसको मेयर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, सीपी एंड सीवी। तो हमेशा जब भी देखोगे सीपी और सीवी में आर का डिफरेंस रहेगा हमेशा। ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी सब्सटेंस का सीवी पता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पता है, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी निकाल सकते हो इस रिलेशनशिप। ठीक है, Okay. Yes भैया। और अब यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिक हीट है, एक हमारा होता है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट क्या होती है, जो हमने डिफाइन किया था स्पेसिफिक हीट का, वो था हमारा हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of, उसमें था जब हम लोग स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो 1 मोल की बात करते हैं, बट जब हम लोग प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं टू अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, बाय अगेन 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उसमें हम लोग 1 मोल ले रहे हैं, बट अब यहाँ पे हम लोग यूनिट मास ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशनशिप निकलता है स्पेसिफिक हीट और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का। अगर सीपी हमारा स्पेसिफिक हीट है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के साथ रिलेशन हो जाता है ये। और यहाँ पे मेरा m0 क्या है,
ये है मेरा मोलर मास ऑफ द गैस, ठीक है, या एसपी जो है वो सीपी बाय मोलर मास है, ठीक है। और ऐसे ही मेरा सीवी भी हो जाएगा, सीवी इज इक्वल टू m0 एसवी, या एसवी इज इक्वल टू सीवी बाय m0। यहाँ पे इस केस में m0 हमारा मोलर मास ऑफ द गैस, ठीक है। भैया ये कहाँ से आया लेकिन CP इक्वल टू m0 क्योंकि यहाँ पे हमने अब ये सीपी जो है इसको समझने के लिए, सीपी है हमारी टोटल हीट रिक्वायर्ड बाय 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ अ गैस बाय टेम्परेचर, ठीक है, या इसको सी लिख दो जनरली, क्यू बाय एन डेल्टा टी है। और डेफिनेशन से एस क्या है हमारा, क्यू बाय, क्या होगा, क्यू बाय क्यू बाय क्या होगा, 1 यूनिट मास। वन यूनिट, मतलब बेसिकली कि टोटल मास बाय टोटल टेम्परेचर, ठीक है। टोटल हीट रिक्वायर्ड बेसिकली क्या होगी, टोटल मास इनटू एस इनटू डेल्टा टी, यही मतलब हुआ ना। यहाँ से प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट निकलेगी m बाय एन, एम एस डेल्टा, क्यू बाय एम डेल्टा टी। अब अगर इन दोनों को मुझे रिलेट करना है तो एन सी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। हाँ डेल्टा टी तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, C इज इक्वल टू NC इक्वल टू m बाय n इंटू एस। अब m के m बाय n मतलब क्या हुआ, m था मेरा टोटल मास ऑफ गैस, n क्या है मेरा 1 मोल, 1 मोल नहीं, टोटल नंबर ऑफ नंबर मोल्स। ऑफ मोल। हाँ वही नंबर ऑफ बर्फ मोल। तो मास बाय नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, ये क्या हो गया मेरा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस होगा। यस भैया होगा। टोटल हाँ मास को अगर समझा। मैं नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूंगा तो 1 मोल ऑफ गैस का मास निकल जाएगा। तो इसको m बाय n को मैंने क्या बोल दिया, m0, ठीक है, मोलर मास या मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। हाँ वही सोच रही थी कि इसको मोलार मास ही बोलते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। अब तो नॉर्मली क्या होता है कि इस इक्वेशन में जो हमने पहले डील की, तो नॉर्मली Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R रहता है, बट क्या होता है कि जो हीट सप्लाइड रहती है उसको हम लोग कैलोरी से मेजर करते हैं, और जो वर्क डन होता है उसको हम लोग जूल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा थोड़ा सा चेंज होके ऐसा हो जाता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाय J, ठीक है। और J को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है हमारा, पता मैकेनिकल नहीं भैया, इक्विवेलेंट ऑफ हीट, पहली मैकेनिकल बार सुना इक्विवेलेंट था। होता है 4.2 जूल्स पर कैलोरीज, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट तो ये होता है 4.2। एक कैलोरी में कितने नंबर ऑफ जूल्स होते हैं, इसको हम लोग मैकेनिकल मैकेनिकल इक्विवेलेंट
क्योंकि जब भी हम लोग हीट सप्लाई बोलते हैं तो हम लोग कैलोरीज में मेजर करते थे, और पहले जब वर्क करते थे वो जूल्स में होता था। तो इन दोनों का इक्विवेलेंस निकालने के लिए ये इक्वेशन निकली, जूल्स और कैलोरीज के बीच में। ठीक है, ओके। क्योंकि जो हीट एनर्जी होती है, जैसे फूड में हमारी हीट एनर्जी होती है, उसको हमेशा कैलोरीज में बोलते हैं ना हम लोग, उसको जूल्स में तो नहीं बोलते कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड है यस। तुम्हारे फूड में, तो वो हमारे कैलोरीज में होती है। और जो लेकिन जब वर्क करता है कुछ भी, तो हम उसको जूल्स में बोलते हैं। बोलते हैं। तो इसलिए ये जूल्स और कैलोरी के बीच में जो इक्विवेलेंस है, इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं, क्योंकि मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं हीट को जनरली। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाती है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाय J, जब हम लोग हीट को कैलोरीज में मेजर करेंगे और वर्क को जूल्स में, तभी ये इक्वेशन वैलिड रहे। ठीक है, ये सिर्फ कांस्टेंट है, ये बेसिकली सिर्फ एक कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट्स नहीं है। जूल्स और कैलोरी की यूनिट तो दोनों हीट की होते हैं या एनर्जी की होती है, तो इसलिए यूनिटलेस है एक तरह से, बट जूल पर कैलोरी बोल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारा Sp माइनस Sv क्या हो जाएगा, R बाय m0 इंटू J। ठीक है, तो अगर सब कुछ तुम जूल्स में लोगे या सब कुछ कैलोरीज में लोगे, तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। ठीक है, जब तुम्हें कैलोरीज दी होंगी, हीट दी होगी कैलोरीज में, और वर्क डन दिया होगा जूल्स में, तभी ये वैलिड होगा। ठीक है, अब एग्जांपल 3.3 पढ़ो। Given the values of the two principal specific heat नहीं principal क्या स्पेसिफिक specific हीट्स? heat at था is equal to 3400 calorie per kilogram per Kelvin, and principal specific heat at constant volume is equal to 2400 calorie per kilogram per Kelvin for the hydrogen gas. Find the value of joule if the universal gas constant R is equal to जो भी है 8300 जो भी नहीं, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब यहाँ पे R की वैल्यू जो है, जो हमारा वर्क से रिलेटेड है, वो हमारा जूल में दिया, और जो हीट सप्लाई कर रहा है Q, वो सारा कैलोरीज में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या इक्वेशन यूज करेंगे? अभी जो निकाला इज इक्वल टू R and m0 by J मोलार मास इनटू जूल। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, 3400 माइनस 2400 इज इक्वल टू 8300। अब हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है? मोलर मास 1/1 हाइड्रोजन का H2 होती है हाइड्रोजन गैस। 2 अच्छा 2 और हीलियम की हीलियम 4 हीलियम की 4 होती है, हाइड्रोजन की 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 इंटू जे को क्या बोले थे? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ से J निकल जाएगा, निकालो J। क्या निकला? फोर पॉइंट जीरो सॉरी 4.15। हाँ नहीं 4.15। .15 ठीक है,
तो ऐसे इक्विवेलेंट्स अराउंड 4.15 या कभी कभी 4.2 भी लेते हैं इसको, ठीक है। कभी जब नॉर्मली जब 4.2 जूल्स होती है एक कैलोरी, नॉर्मली ये अजम्पशन लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल 3.4 पढ़ो। The difference between the 2 molar specific heat of a gas is 8,000 joule kg per Kelvin. If the ratio of the two specific heats is 1.65, calculate the 2 molar specific heats. ठीक है, तो क्या गिवन है? CP The upon difference CV between given. the specific heats, मतलब तो क्या लिखूं मैं इक्वेशन? Cp minus Cv, CP minus CV equal to 8,000 8,000 joule per kilogram per per kg Kelvin. per Kelvin. क्या और क्या दिया? और रेशियो दिया भैया CP upon CV equal to 1.65. 1.65. क्यों CV अपॉन CP क्यों नहीं हो सकते? बस तो रेशियो बोला है ना। Ratio नहीं भैया वो पूछने वाली थी। तो मैं ऐसा क्यों नहीं लिखूं CV अपॉन CP इज इक्वल टू 1.65? क्योंकि Cp बड़ा होता है, क्योंकि CP हमेशा बड़ा होता है CV से। CV क्यों? से क्योंकि CP में वर्क डन भी होता है, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क भी होता है, तो इसलिए ज्यादा हीट लगती है हमेशा, ठीक है। तो CP हमेशा CV से ग्रेटर होगा, कोई भी केस हो, ठीक है। CP माइनस CV हमेशा R के इक्वल है, तो हमेशा ग्रेटर देन। तो कभी जब भी कोई ज्यादा पूछा हो या रिलेशन निकालना हो, तो हमेशा अगर 1 से ग्रेटर है रेशियो तो CP अपॉन CV होगा, ठीक है। तो यहीं पे 0.35 दिया होता या 0.4 दिया होता तो फिर हम लोग CV अपॉन CP लेते, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, रिप्लेस कर देते हैं। CP इज इक्वल टू 1.65 CV, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 1.65 CV CV minus CV equal to 8,000. इसका मतलब 0.65 CV इज इक्वल टू 8,000 8,000. इम्प्लाइज क्या? CV equal to 8,000 by 0.65. आ रहा कुछ इतना आ रहा, जूल पर केजी पर केल्विन। और यहाँ पे हमारा फिर CP क्या आ जाएगा? हम लोग इक्वेशन में डाल के आए थे। फर्स्ट इक्वेशन 8,000 इसे भी डाल सकते हैं। प्लस CV तो 20, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो यहाँ से लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ के अब थोड़ा हम लोग देखेंगे कि अभी हमने सिर्फ CP और CV में रिलेशन निकाला है, बट CP और CV की एक्चुअल वैल्यूज नहीं निकाली, ठीक है। बस इन दोनों को एक दूसरे के टर्म्स में देखा, ठीक है। तो अब जो भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, अगर तुम लोगों ने ढंग से समझा होता तो अब बहुत काम आएगा वो, ठीक है। अब देखते हैं मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए क्या होता है CP और CV। मोनोएटॉमिक गैस में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं? चलो मोनोएटॉमिक गैस में सिर्फ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, ये मैं बता देता हूँ। अगर ये मेरा मॉलिक्यूल है तो ये x डायरेक्शन में जा सकता है, ये y डायरेक्शन में जा सकता है, और ये z डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, मोनोएटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और हमने क्या निकाला था कि एवरेज एनर्जी कितनी होती है?
एक मॉलिक्यूल की? हाफ केबीटी। नहीं, वो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की होती है। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की, चलो EDOF बोल सकते हैं। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी होती है हाफ इंटू KB इंटू टेम्परेचर ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो तो कितनी मल्टीप्लाई बाय एनर्जी 3 है? हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 3/2 KB2, क्योंकि इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होती है। ये KB क्या है यहाँ पे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। हमेशा याद रखना, बहुत स्मॉल वैल्यू होते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब अगर मुझे एक मोल की एनर्जी निकालनी है, टोटल एक मोल की एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहाँ तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की निकाल रहे थे। अगर एक मॉलिक्यूल की इतनी है, एक मोल की कितनी हो जाएगी? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na, तो Na इंटू 3/2 KBT, ठीक है। तो अब हमारा जो CV जो होता है, CV क्या होता है? टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय, या उसको हम लोग लिख सकते हैं अगर हम लोग एक मोल की बात कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय कितना रेज एंड टेम्परेचर हो रहा है, या DE/DT, ठीक है। ये बोल सकते हैं। भैया ये एक और बार। जो CV होता है वो क्या होता है हमारा? N, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और टोटल अगर मैं एनर्जी ले रहा हूँ तो वो मेरा NCV∆T होता है, हाँ या इसको मैं NCV/DT बोल सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ। अब अगर हाँ मैं भैया। N = 1 अज्यूम कर रहा हूँ, 1 मोल, ठीक है। एक मोल को कितनी एनर्जी लग रही है? तो वो हो गया सिंपली E = CV/DT। CVDT। तो CV क्या हो गया मेरा? DE/DT, ठीक है। टोटल एनर्जी बाय टोटल चेंज इन टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। अगर ये एक मोल का एनर्जी, ठीक है, तो CV DE/DT हो गया। और यहाँ पे हमने एक मोल की एनर्जी कितनी निकाली? Na 3/2 KBT। जब इसको टेम्परेचर से डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना निकला? ये कितना निकलेगा? 3/2 3/2 Na KB। KB, बस। अब ये Na × KB याद करो क्या होता है? सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। Na × KB कितना होता है? R R हो जाता है सिंपली 3/2 R, ठीक है ना। हाँ हाँ भैया। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मेरी कितनी हो गई? CV = 3/2 R, ठीक है ना। तो अब हम लोग के पास CV की R के टर्म्स में हमने एक ही इक्वेशन निकाल ली, ठीक है, फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। हाँ अब हम इसी तरह CV निकाल सकते हैं, CP निकाल सकते हैं। CP हाँ निकाल सकते हैं। CP क्या हो जाएगा? क्या इक्वेशन यूज करेंगे? CV plus R। CP = CV + R, मतलब
मतलब 3/2r प्लस r, मतलब कितना 5/2r 5/2 नहीं 5/2r 5/2 r 5/2r हो गया। तो यहाँ से डायटोमिक मोनोटोमिक गैस के लिए यहाँ पर Cv और Cp की वैल्यूज आ गई। ठीक है, Cv हो जाएगा 3/2r और Cp 5/2r। 5/2 r इसी को तो म्यूट करना पड़ेगा। श्रद्धा। अब देखते हैं क्या मोनोटोमिक गैस हो गई। अब क्या देखेंगे, डायटोमिक गैस। अब डायटोमिक गैस में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अभी हमने डिस्कस कर रहे थे। एक तो हमने देखा कि 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो है ही। ठीक है, ये मेरा मॉलिक्यूल है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। ठीक है, तो 3 तो इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन के फ्रीडम है। और किस टाइप की फ्रीडम है इसके पास, और किसी टाइप का मोशन कर सकता है ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है। रोटेशनल मोशन कर सकता है ये। तो रोटेशनल मोशन कैसे करता है ये, 2 एक्सिस पे कर सकता है। एक तो ये z एक्सिस के अराउंड कर सकता है और एक y एक्सिस के अराउंड कर सकता है। कैसे, जब z एक्सिस के अराउंड करेगा तो ऐसे गोल गोल घूमेगा ये, x एक्सिस के अराउंड xy प्लेन में घूमेगा, और जब y एक्सिस के अराउंड घूमेगा तो xz प्लेन में घूमेगा। कैसे, ये ऐसा घूमेगा, और जब z एक्सिस में घूमेगा तो ऐसा घूमेगा। ठीक है, अब श्रद्धा तुम्हें वीडियो देखना पड़ेगा तभी थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे कैसे घूम रहा है। बट हमने डिस्कस किया था कि ये एक्स प्लेन में घूमने का कोई मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस के अराउंड घूमने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक दूसरे के अराउंड ही घूमता रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो ये सिर्फ वाई और जेड प्लेन के अराउंड घूम सकता है। ठीक है, रोटेट कर सकता है। तो इसके पास अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 2 3 + 2 3 ट्रांसलेशनल मोशन के प्लस 2 रोटेशनल मोशन। रोटेशन तो यहाँ पे इसके पास हम लोग टोटल बोलते हैं 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे अब एनर्जी कितनी हो जाएगी इसके पास, 5 × 1/2 kBt 5 × 2 kBt हो जाएगी एक मॉलिक्यूल की। हाँ, तो फिर 1 मोल की × Na। और E1 मोल की हो जाएगी 5/2 NaKBT। ठीक है, तो यहाँ से हमारा CV कितना हो जाएगा, 5/2 r 5/2r, और CP कितना हो जाएगा, Cp plus 5/2r + r, तो कितना हो गया, 5/2 r plus r 7/2r 7/2r दिया। 7/2 r 7/2r। ठीक है, ये हो गया डायटोमिक गैस के लिए। बट अब डायटोमिक गैस में भी एक और केस होता है। इस केस में हम लोग मान रहे हैं कुछ वाइब्रेशनल मोशन नहीं होता, बट एक और केस होता है डायटोमिक गैस में। उसमें क्या होता है कि ये हो सकता है मॉलिक्यूल्स एक स्प्रिंग की तरह करें। स्प्रिंग की तरह करें मतलब ऐसा भी हो सकता है कि
इनके बीच का जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा बढ़ता जाए और घटता जाए, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एक तरह की दो बॉल समझ लो जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये वाइब्रेट कर सकते हैं अपने प्लेन में, ठीक है। तो अब इनके पास दो, हमने डिस्कस किए थे, दो वाइब्रेशनल मोशन के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाते हैं, ठीक है। अभी इसके पास अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन रिजिड, अब कितने हो जाएंगे? 3 ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस 2 ऑफ रोटेशनल मोशन प्लस 2 वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। टोटल कितने हो गए? 7/2। 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब हमारा टीवी कितना हो जाएगा? श्रद्धा तुम्हारा, सॉरी मैं तुम्हें म्यूट ही करना पड़ेगा बिकॉज तुम्हारा बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। तो सीवी कितना हो जाएगा? एनर्जी 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 हो जाएगी 7/2 kBT NA/kBT पर मोल। सीवी हो जाएगा 7/2R और सीपी क्या हो जाएगा? 9/2। 9/2R। अब एक टर्म होता है गामा, गामा देखा था ना हमने? यस भैया। कहाँ यूज किया था गामा? गामा कहाँ यूज किया था? भूल गए? क्या होता है गामा? सब चुप। कहाँ पढ़ा था गामा? थर्मोडायनेमिक्स में। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में कहाँ पढ़ा था? गामा होता है सीपी अपॉन एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या था? एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में सीपी बाय सीवी कितना हो जाएगा? 7/2R अपॉन 5/2R, मतलब 7/5, ठीक है। और अब इस केस में कितना हो जाएगा गामा? 9/2R अपॉन 7/2R, मतलब 9/7, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पिछले केस में, इस केस में जब सीपी बाय सीवी कितना हो जाएगा? 5/3, ठीक है। जैसे जैसे सीपी सीवी चेंज हो रहा है वैसे वैसे हर गैस के लिए गामा भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेसेस में जैसे गैस पे डिपेंड करेगा कि सबका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। अब इसके बाद एक और देख लेते हैं, एक और क्या है? सी है हमारी पॉली एटॉमिक गैस। ये अभी तो मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक गैसेस की बात कर रहे हैं। अब पॉली एटॉमिक गैसेस, अब इनमें कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी? उससे ज्यादा होंगे। किससे ज्यादा होंगे?
ऐसा मॉलिक्यूल है। कुछ ऐसा समझ मॉलिक्यूल है। तो इसमें 3 तो होंगे ट्रांसलेशनल मोशन के, हाँ, प्लस रोटेशनल के कितने होंगे? 2। 2 क्यों? दो अगर एक्स एक्सिस के अराउंड घूमेगा तो तब तो फिर कोई, अच्छा, अगर ये वाला मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अराउंड घूमेगा तो क्या होगा? ये एक्स एक्सिस के अराउंड घूमेगा तो भी ये कुछ डिफरेंट रोटेशनल मोशन होगा। वो सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए था क्योंकि वो उसका प्लेन ही एक्स एक्सिस था, बट इसका तो कोई प्लेन नहीं है, कोई अलोंग एक्सिस के लाई तो नहीं कर रहा है। तो इसके भी रोटेशनल मोशन के भी तीनों डायरेक्शन में वो घूम सकता है। ठीक है, तो फिर 3 है, ये समझा। तो रोटेशनल मोशन के भी 3 होंगे और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल मोशन भी होंगे। बट अब इस केस में वाइब्रेशनल मोशन के बहुत सारे हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? इन दोनों के बीच में वाइब्रेशन हो सकता है, इन दोनों के बीच में वाइब्रेशन मोशन, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो वो डिपेंड करेगा कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हो रहे हैं। ठीक है, और हर मोड ऑफ वाइब्रेशन पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि समझ लो कुछ प्लस डिपेंड करता है एफ फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, हम लोग कुछ एफ नंबर दे देंगे कि इतने नंबर ऑफ, अगर उसके एफ नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, जितने नंबर ऑफ उसके मॉलिक्यूल्स होंगे और या जितने नंबर ऑफ इंटरेक्शंस होंगे बिटवीन मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग एफ बोल देंगे। और हर वाइब्रेशनल मोशन के मोड से 2 निकलेंगे हमारे पास, क्या बोलते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ इंटू बेसिकली 2 प्लस 2f। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरी कुछ ऐसी निकलेगी। तो अब मेरा इस केस में ई कितना निकलेगा? 8/2 8/2, 6 + 2x 3/2 NaKBT इधर से प्लस 3/2 NaKBT अच्छा अच्छा, अलग अलग ऐड करो। प्लस प्लस क्या? 2 2x NaKB 2x 2f/2। तो कितना निकला है? मैं ऐड अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो गए। अब क्या निकलेगा ये? 8/2 NaKB 8/2 और एफ कहाँ गया? एफ गायब। 6/2 NaKBT + 2f NaKB। ये है मेरा NaKBT। अंदर क्या आएगा? 6/2 3 3 + f 3/2 प्लस 3/2 प्लस हाँ, f 2/2 2/2 कितना होता है? हाँ, 1 1 समझा। 3 प्लस f NaKBT। यस। ठीक है, तो अब यहाँ से CV कितना निकलेगा? CP + f। f नहीं r हाँ, R क्या? सॉरी R। 3 CP + f r भैया 3 3 प्लस + एफ आर। FR तो अब CP क्या हो जाएगा? CV + R तो फिर
R plus R. कितना हो गया? कितना R हो गया? 4 4 plus plus F A F plus F plus 1 R. हाँ ये 4 plus F. हाँ 4 4 plus plus F F R. ठीक है। और मेरा गामा कितना निकला? CP by CV. तो फिर हम्म, 4 plus F upon 3 plus F. Yes. ठीक है, ये निकला है मेरा सब। हाँ ये ठीक है, जब पॉलीएटॉमिक गैस होगी तो F डिपेंड करेगा कि कितने, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, कि कितने मॉलिक्यूल्स का कितने मॉलिक्यूल्स के साथ वाइब्रेशनल मोशन होगा। ठीक है, भैया ये जो गामा था वो क्यों निकाल रहे हैं? गामा निकाल रहे हैं क्योंकि जब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस देखते हैं तो क्या यूज आता है, एडियाबैटिक गैस में काम आता है ना, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर तुम्हें देखना है कि उसका ग्राफ बनाना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का कोई डिफरेंट गैस के साथ, तो क्या जरूरत पड़ेगा हमें? क्या जरूरत पड़ेगा एडियाबैटिक प्रोसेस में? गामा जरूरत पड़ेगा, पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, याद आया कुछ? यस भैया. और क्या होता है कि समझ लो तुमको गैस नहीं पता है कौन सी है, ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन सी गैस तुमने ली है और तुम उसका ग्राफ बनाया है, बट तुम देख सकते हो कि उसको तुमने एक्सपेरिमेंटली उसके प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज किया। ठीक है, पीवी ग्राफ बनाया एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, अब उस ग्राफ से तुम पीवी टू द पावर समथिंग कुछ एक कांस्टेंट का ग्राफ बनेगा वो। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस समझ लो, तो पीवी टू द पावर समथिंग का ग्राफ बनेगा, वहां से तुम एक्सपेरिमेंटली गामा की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। हाँ तो वहां से गामा की वैल्यू निकाल सकते हो, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये किस टाइप की गैस है, ये मोनोएटॉमिक है कि डायटॉमिक है कि पॉलीएटॉमिक है ना। तो उसके बिहेवियर से तुम पता कर सकते हो किस टाइप की गैस है, तो फिर मैच करने की कोशिश करोगे कि गामा उसका क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो वहां से हेल्प आती है हमें कि बेसिकली हम लोग पता कर सकते हैं ये किस टाइप की गैस है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो। ठीक है, या एटमॉस्फेयर का तुम गामा निकाल सकते हो, एवरेज गामा कितना है एटमॉस्फेयर का। अगर तुमने एयर ली, सिंपल जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है, और उसको हमने पीवी टू उसका पीवी ग्राफ बनाया डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू, तो तुम एटमॉस्फेयर का निकाल सकते हो कि गामा कितना है। तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सी टाइप की गैसेस ज्यादा डोमिनेंट है एटमॉस्फेयर में। जितनी ज्यादा एक टाइप की गैस होगी, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी डायटोमिक गैसेस, तो उससे निकाल सकते हो कि कौन सी टाइप की गैस ज्यादा डोमिनेंट है। या तुम अगर सिर्फ ऑक्सीजन ली है तो तुम पता कर सकते हो कि उसके मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। और पता कर सकते हो, अगर जैसे तुम्हें अभी तो हमको सब पता है कि ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट जब इनिशियली तो हमें नहीं पता था कि 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उसके एक्सपेरिमेंटली हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे कि वो ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है या हीलियम जो है वो मोनोटोमिक गैस है। ठीक है, इसलिए ये काम आता है गामा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पूरा स्पेसिफिक हीट।